नेल्सन मंडेला मुक्ति योद्धा या पूंजीवाद का आजन्म सेवक। नेल्सन मंडेला को लेकर दुनिया भर के बूर्जुआ नेताओं, मीडिया और विशेष रूप से स्टालिनवादी पार्टियों और उनकी प्रेस ने एक विशेष तरह का, एक खास तरह का प्रचार पूरी दुनिया में किया, जो नेल्सन मंडेला के जीवन के उत्तर काल में विशेष रूप से उसे महिमा मंडित करते हुए, उन दिनों में जिन दिनों में नेल्सन मंडेला जेल में थे, उन्हें महिमा मंडित करते हुए ये प्रचार हुआ। और दिसंबर 2013 में जब नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई 95 वर्ष की उम्र में, 1928 में वे पैदा हुए थे और 2013 में उनका निधन हुआ 95 वर्ष की उम्र में। उनके निधन पर दुनिया भर के बूर्जुआ नेताओं ने, जिनमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन में तत्कालीन प्रधानमंत्री कैमरॉन और दुनिया के तमाम दूसरे बड़े नेता शामिल थे, बूर्जुआ नेता शामिल थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला को भावभीनी श्रद्धांजलियां दी। इसके साथ ही दुनिया भर में अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाली स्टालिनवादी पार्टियों और उनके नेताओं ने, जो काफ़ी लंबे समय से नेल्सन मंडेला को महिमा मंडित कर रहे थे, उन्होंने भी नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि दी। और ये श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने नेल्सन मंडेला के वास्तविक इतिहास को, उनकी वास्तविक भूमिका को पूरी तरह से छिपाए रखा, उस पर पर्दा डाला। आज इस चर्चा में हम ये देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में, ये तो निश्चित है कि वे एक प्रभाव रखते थे, लेकिन इस प्रभाव के पीछे उनकी वास्तविक राजनीति क्या थी, वे किस राजनीति का प्रतिनिधित्व करते थे, किन विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे और किस वर्ग के लिए वे राजनीति में सक्रिय थे, काम कर रहे थे। तो सबसे पहले, जैसा हमने आपको कहा कि आपको बताया कि नेल्सन मंडेला जब 2013 में, दिसंबर 2013 में उनकी मृत्यु हुई, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, जो उस समय अफगानिस्तान से इराक तक अमेरिकी युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, जिसे अमेरिका दुनिया पर थोप रहा था, और बराक ओबामा खुद अमेरिका में काले लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें बूर्जुआ मीडिया जो है वो प्रचारित कर रहा था। तो बराक ओबामा ने उनकी मृत्यु पर, नेल्सन मंडेला की मृत्यु पर, बराक ओबामा के शब्द थे, उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, जो लोग पैदा हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावी लोगों में, सबसे ज़्यादा साहसिक लोगों में और सबसे अच्छे लोगों में नेल्सन मंडेला का नाम था। जॉर्ज बुश, जो आप जानते हैं कि इराक पर हमले की शुरुआत जो है जॉर्ज बुश ने की थी, 2 बार उन्होंने इराक पर हमला किया था, और अमेरिकी युद्ध मशीन के जो है बड़े नेता थे वे। उस युद्ध मशीन को चलाने वालों में प्रमुख थे जॉर्ज बुश। उन्होंने नेल्सन मंडेला की मृत्यु पर उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला
हमारे समय के सबसे बड़े आज़ादी और समानता के लिए संघर्ष करने वाली एक बड़ी शक्ति थे। इसी तरह ब्रिटेन में दक्षिणपंथी टोरी प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने नेल्सन मंडेला को हमारे वक्त का नायक, हीरो बताया और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रधानमंत्री आवास पर उनके सम्मान में झंडे झुकाने का आदेश दिया। बिल गेट्स जैसे जो बड़े कॉरपोरेट हैं, दर्जनों की तादाद में इन कॉरपोरेट्स ने नेल्सन मंडेला की मृत्यु पर गहरी संवेदनाएं प्रकट की, हार्दिक संवेदनाएं प्रकट की। ये तमाम लोग जो बड़े कॉरपोरेट हैं और पूंजीवादी राष्ट्रों के अध्यक्ष हैं, ये तमाम पूंजीवादी राष्ट्र, ये तमाम कॉरपोरेट, इनके तमाम नेता जिस समय दक्षिण अफ्रीका में अपार्थीड के खिलाफ, रंगभेद के खिलाफ मजदूरों और युवाओं का जोरदार संघर्ष चल रहा था, वे बलिदान दे रहे थे, सड़कों पर मारे जा रहे थे, जेलों में यातनाएं भुगत रहे थे, तमाम तरह के संघर्ष चल रहे थे और वहाँ प्रिटोरिया निज़ाम की जो रंगभेदी पुलिस है, उसकी सेनाएं हैं, वे दमन कर रही थी, गोलियों से उड़ा रही थी स्वतंत्रता सेनानियों को। ये तमाम पूंजीवादी राष्ट्र या तो चुप बैठे थे, ये कॉरपोरेट या तो चुप बैठे थे या फिर तालियां बजा रहे थे और प्रिटोरिया निज़ाम को समर्थन दे रहे थे, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके खिलाफ सिर्फ लफाजी कर रहे थे। वे किसी भी तरह काले लोगों के इस मुक्ति संघर्ष को दक्षिण अफ्रीका में किसी भी तरह की आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक या नैतिक मदद देने के लिए तैयार नहीं थे। और जब नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई तो यही लोग मंडेला को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। इसका अर्थ यह है कि नेल्सन मंडेला, उनका इतिहास और उनका राजनीतिक कर्म काले लोगों के संघर्ष के साथ नहीं था, उन आकांक्षाओं के साथ नहीं था, बल्कि उनके विपरीत जाता था, जिन आकांक्षाओं को लेकर दक्षिण अफ्रीका में मजदूर, युवा और मेहनतकश लोग संघर्ष कर रहे थे। ये आकांक्षाएं थी साम्राज्यवाद से मुक्ति की आकांक्षा। यह आकांक्षा थी श्वेत निजाम से, रंगभेदी निजाम से मुक्ति की आकांक्षा। एक ऐसी आकांक्षा जिसमें दक्षिण अफ्रीका के करोड़ों करोड़ मेहनतकश लोग अपने लिए एक बेहतर जीवन, एक बराबरी के जीवन, एक ऐसे जीवन की कल्पना कर रहे थे जिसमें वे भी समानता के साथ, सामाजिक समानता के साथ एक सम्मानित जीवन जो है बिता सकेंगे। और दक्षिण अफ्रीका को न सिर्फ रंगभेद से बल्कि तमाम तरह की सामाजिक विषमताओं से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकेंगे। मगर नेल्सन मंडेला इसके विपरीत किन्हीं दूसरे उद्देश्यों के लिए काम कर रहे थे, जिन पर हम आज चर्चा करेंगे, उनके इतिहास को देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। मंडेला की मृत्यु पर ब्रिटिश टोरी नेता थैचर और अमेरिकी बुर्जुआ नेता रीगन तक ने श्रद्धांजलियां दी। 1981 में रीगन ने
सीबीएस टीवी से बात करते हुए कहा था कि दक्षिण अफ्रीका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जिन खनिजों का उत्पादन करता है, जिन मिनरल्स का उत्पादन करता है और उसकी जो प्राकृतिक संपदा है, वो बार बार अमेरिका के काम आई है, विशेष रूप से युद्धों में। तो अमेरिका के लिए दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा राजनीतिक महत्व था, जिसे लेकर समूचा अमेरिकी प्रशासन, तमाम बूर्जुआ नेतृत्व नेल्सन मंडेला को इस बात के लिए विशेष महत्व देता था कि नेल्सन मंडेला ने, उसकी राजनीति ने, उसके राजनीतिक कर्म ने दक्षिण अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका के युवाओं और मजदूरों को साम्राज्यवाद के मातहत किया था, उसे साम्राज्यवादी हितों के पीछे बांधा था। आज नेल्सन मंडेला का जन्मदिन है और नेल्सन मंडेला का यह जन्मदिन, जो उनका 102वां जन्मदिन है, हमारे लिए ये एक अवसर है, एक मौका है जिस पर हम उनके जीवन की, उनके राजनीतिक कर्म की एक बैलेंस शीट जो है तैयार करें, उस पर बात करें, उनकी राजनीति को समझें। हमारे लिए उनकी राजनीति को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नेल्सन मंडेला जैसे दूसरे नेता, जिनमें विशेष रूप से हम महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर लेंगे, अंबेडकर भी उनमें से एक हैं, तो इस धारा के नेता जिन्होंने लफाजी करते हुए, मेहनतकश जनता को अपने पीछे बांधते हुए अंततः राष्ट्रीय बूर्जुआजी का पक्ष लिया, उसके हितों का संवर्धन किया, उसके हितों के लिए काम किया और आज़ादी और समानता के उनके नारों के पीछे वास्तव में पूंजीपतियों के राष्ट्रवादी हित छिपे थे। तो हम उन्हें भी समझ पाएंगे, हम गांधी और अंबेडकर जैसे नेताओं की भूमिका को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर हम नेल्सन मंडेला की भूमिका को दक्षिण अफ्रीका में ठीक से उसका विश्लेषण करेंगे, उसे समझ पाएंगे। नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वास्तव में इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रभावित थी और उसकी तर्ज पर अफ्रीका में बनाई गई थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में महात्मा गांधी का हाथ था और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने की जो राजनीतिक भूमिका है दक्षिण अफ्रीका में, वो लगभग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो भूमिका भारत के संदर्भ में अदा की, उसी तरह की भूमिका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका में अदा की। ये पार्टी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरह ही अफ्रीका में राष्ट्रीय बूर्जुआजी की पार्टी बनी रही, राष्ट्रीय बूर्जुआजी के हितों को आगे बढ़ाती रही। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी और इसने वहाँ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 90 के दशक में, पिछली सदी के 90 के दशक की शुरुआत में जो समझौता हुआ, उस समझौते को करने में रंगभेदी निज़ाम के साथ, साम्राज्यवाद के साथ समझौता करने में इस पार्टी ने एक बड़ी भूमिका अदा की। वहाँ स्वतंत्रता संघर्ष का गला घोट देने में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एक बड़ी भूमिका अदा की और दक्षिण अफ्रीका को विश्व पूंजीवाद के पीछे, साम्राज्यवाद के पीछे बांध देने में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एक तरह से सबसे बड़ी भूमिका अदा की। दक्षिण अफ्रीका में
रंगभेदी निज़ाम के खात्मे के लगभग 2.5 दशक बाद, 2.5 दशक से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इन 2.5 दशकों के बाद हम बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह दक्षिण अफ्रीका में काले पूंजीपतियों का पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित हो गया और काले और सफेद पूंजीपतियों के बीच सीमा रेखा जरूर खत्म हो गई है, लेकिन काले लोगों के बीच, अफ्रीकी लोगों के बीच जो सामाजिक विषमता है वो आसमान में पहुंच गई है। अफ्रीकी, दक्षिण अफ्रीकी मजदूरों और दक्षिण अफ्रीकी पूंजीपतियों के बीच सामाजिक विषमता इतिहास में पहले कहीं से भी बहुत ज्यादा सैकड़ों गुना बढ़ गई है। एक तरफ दक्षिण अफ्रीकी पूंजीपतियों का नाम, वहां ट्रिलियनेयर्स का नाम, खरबपतियों का नाम दुनिया के खरबपतियों की सूची में आने लग गया है और कम से कम आज दक्षिण अफ्रीका में 20 ऐसे खरबपति हैं जिनका नाम दुनिया के बड़े खरबपतियों की सूची में आ गया है। फोर्ब्स जैसी लिस्ट, उनके अंदर दक्षिण अफ्रीकी पूंजीपतियों का नाम आ रहा है और इन पूंजीपतियों में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेता, उससे जुड़े हुए ट्रेड यूनियन संगठन कोसाटू के नेता और वे नेता शामिल हैं जिनका नाम अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस बड़े गर्व के साथ संघर्षशील नेताओं के रूप में लिया करती थी। तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ी तादाद में दक्षिण अफ्रीका की जो संपदा है, जो संपत्ति है, उसे मुट्ठी भर पूंजीपतियों ने, जिनमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया है। ये जो स्थिति बनी है जिसमें दक्षिण अफ्रीका की मेहनतकश जनता पहले से भी ज्यादा दमन, लूट और शोषण के जुए में पिस रही है। मारिकाना जैसी घटनाएं वहां हुई हैं जहां बार बार खदान मजदूरों पर गोलियां चलाई गई हैं, उनमें 50 लोगों को मार दिया गया है और पहले से भी ज्यादा दमनकारी निजाम दक्षिण अफ्रीका में फिर से स्थापित हो गया है। इस सब के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उसके नेता नेल्सन मंडेला की जो बड़ी भूमिका रही है, उनकी निर्णायक भूमिका रही है, उसे समझे जाने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका आज बड़ी बेरोजगारी और एड्स, HIV जैसी बीमारियों की चपेट में है। बड़े पैमाने पर लोग वहां अशिक्षित हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं। कुल जितनी वर्कफोर्स है, जो आबादी है मेहनतकशों की, उसका 25% से भी ज्यादा हिस्सा बेरोजगार है। दुनिया के सबसे ज्यादा एड्स के मरीज दक्षिण अफ्रीका में हैं। सबसे ज्यादा गरीब दक्षिण अफ्रीका में हैं। भूखमरी में जिन देशों का नाम आता है उसमें दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी देशों में विशेष रूप से सबसे ऊपर फेरिस्त में शामिल है। मार्केट रिफॉर्म्स, बाजार के सुधार, जिनकी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन मंडेला ने जबरदस्त पैरोकारी की। उन्होंने
दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह से सामाजिक विषमता के अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उसका नेता नेल्सन मंडेला मार्क्सवाद का धुर विरोधी था। नेल्सन मंडेला ने जीवन भर मार्क्सवाद का विरोध किया। मार्क्सवाद के दर्शन और राजनीति का विरोध किया और अफ्रीका में समाजवादी क्रांति का विरोध करने वाले सबसे प्रखर नेताओं में नेल्सन मंडेला का नाम रहा। नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बूर्जुआ राष्ट्रवाद की पार्टी थी, जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करती थी, लेकिन जब उसे वहां स्टालिनवादी राजनीति की समझ उसमें पैदा हुई तो उसने स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहबंध बना लिया और दक्षिण अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी और एएनसी एक साथ मिलकर काम करने लगी। मंडेला न सिर्फ मार्क्सवाद और साम्यवाद का विरोधी था, बल्कि 1850 की हड़तालों में, जिन्होंने वहां रंगभेदी निजाम को हिला दिया था, 1950 की हड़तालों में विशेष भूमिका नेल्सन मंडेला और उसके सहयोगियों की वहां रही। नेल्सन मंडेला ने हड़ताल तोड़कों के गैंग बनाए और उन्होंने हिंसा के जरिए जोहान्सबर्ग में हड़ताली मजदूरों पर हमले किए और उद्योगपतियों के साथ मिलकर हड़तालों को तोड़ने की कोशिश की। ये कोशिशें उसी तरह की थी जिस तरह की कोशिशें, आपको मैं याद दिला दूं कि 1929 में अंबेडकर के नेतृत्व में मुंबई में की गई थी। सूती कपड़ा मजदूरों की हड़तालों को तोड़ने की जिस तरह की कोशिशें अंबेडकर ने की थी, उसी तरह की कोशिशें नेल्सन मंडेला ने की थी। नेल्सन मंडेला ने खुद इन हड़ताल तोड़क गैंग्स के अंदर हिस्सा लिया था और मजदूर संघर्ष पर उद्योगपतियों के साथ मिलकर हिंसक हमले किए थे। नेल्सन मंडेला स्वतंत्र मजदूर संघर्षों के सख्त खिलाफ था। वो मजदूर वर्ग को एएनसी के पीछे और एएनसी के जरिए बूर्जुआ राष्ट्रवाद के पीछे और बूर्जुआ राष्ट्रवाद के जरिए दक्षिण अफ्रीकी पूंजीपतियों के पीछे और उनके हितों के मातहत रखना चाहता था। 1950 की हड़तालों को विफल करने में नाकाम रहने के बाद नेल्सन मंडेला को यह समझ आने लगा था कि मजदूर संघर्ष पर सीधे हमला नहीं किया जा सकता, और इसके बाद उसने बड़ी चालाकी से दक्षिण अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी को के साथ मिलकर, उसके साथ सहबंध बनाकर इन मजदूर संघर्षों को दक्षिण अफ्रीका के काले पूंजीपतियों के पीछे बांधने के लिए, एएनसी के पीछे बांधने के लिए जीवन भर भरसक प्रयास किए। और इसीलिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की रैंक्स में, उसकी कतारों में
दक्षिण अफ्रीका के पूंजीपति, दक्षिण अफ्रीका की बूर्जुआजी बड़ी तादाद में शामिल हुई। मगर इसके साथ ही अपनी लफ्फाजी के जरिए और विशेष रूप से स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का नारा देते हुए, काले लोगों की आर्थिक सशक्तिकरण का नारा देते हुए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और इसके नेता ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को, युवाओं को भ्रमित किया, दिग्भ्रमित किया, गुमराह किया और उन्हें बूर्जुआजी के हितों के पीछे बांधा। सिरिल रामफोसा, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से एक हैं और एएनसी के साथ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई खदान मजदूरों की राष्ट्रीय यूनियन के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने लगभग $300 मिलियन की संपत्ति, अकूत संपत्ति अपने पास इकट्ठा कर ली थी और ये सब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के शासन के चलते हुआ है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 1994 के चुनाव में लगभग 65% वोट हासिल करके वहां सत्ता संभाली थी दक्षिण अफ्रीका में। और उसके बाद का जो इतिहास है, विशेष रूप से सत्ता संभालने के बाद का जो इतिहास है, वो पूरी तरह से राष्ट्रीय बूर्जुआजी की राजनीति का भंडाफोड़क इतिहास है, जिसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उसके नेताओं की पूरी तरह से कलई खुल गई। खुद नेल्सन मंडेला सरकार बनाते ही पूंजीपतियों के साथ जा मिले। उन्होंने पूंजीपतियों के संरक्षण में, उनके खर्च पर, उनके फार्म हाउसों में, उनके बड़े बड़े जो पूंजीपतियों के निवास स्थान थे, उनकी कोठियां थी, उनके फार्म हाउस थे, उन पर अय्याशी की। और इन अय्याशियों में अकेले नेल्सन मंडेला नहीं थे, उनके तमाम साथी, जिनमें अभी मैंने नाम लिया सिरिल रामफोसा का, जिन्होंने अकूत दौलत जो है इकट्ठा की, $300 बिलियन उन्होंने इकट्ठा किए। और इस सब के चलते अफ्रीकन इतिहासकार अचिल मैम्बे ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो लालच और भ्रष्टाचार से पूरी तरह लथपथ हो गई है और पूरी तरह से वो सत्ता के लिए और पद लोलुपता के लिए संघर्षों में गले तक धसी हुई है। उसके नेता पूरी तरह से बर्बर इंस्टिंक्ट्स दिखा रहे हैं, ब्रूटल इंस्टिंक्ट्स दिखा रहे हैं और वो पूरी तरह से सैद्धांतिक तौर पर, मानसिक तौर पर दिवालिया नेताओं का एक जमघट बनकर रह गई है। मैंने आपको बताया कि किस तरह 1950 की हड़तालों में, जहां से
नेल्सन मंडेला ने राजनीति शुरू की थी 1943 में, उन्होंने राजनीति शुरू की थी और 1950 आते आते वो जोहान्सबर्ग के उन गैंग्स में शामिल थे जिन्हें एएनसी ने संगठित किया था मजदूरों की हड़तालों को तोड़ने के लिए। यहां से उनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है और उसके बाद का उनका पूरा जो राजनीतिक कैरियर है वो दक्षिण अफ्रीका के पूंजीपतियों के संरक्षण में उनके हितों को आगे बढ़ाते हुए बीतता है। 1950 की इन हड़तालों को तोड़ने के साथ साथ मंडेला उन तमाम मजदूर वर्ग की कार्रवाइयों के खिलाफ रहे जिसमें दक्षिण अफ्रीकी मजदूर वर्ग अपने स्वतंत्र वर्ग हितों के लिए रंगभेदी निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। नेल्सन मंडेला इस मजदूर वर्ग को, दक्षिण अफ्रीका की मेहनतकश जनता को लगातार राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के, दक्षिण अफ्रीकी पूंजीपति वर्ग के हितों के मातहत रखने के लिए कोशिश करते रहे। दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिस्ट पार्टी की स्टालिनवादी सिद्धांतों ने, दो चरण की क्रांति के उनके मैनशेविक सिद्धांतों ने नेल्सन मंडेला को कन्विंस कर दिया था कि ये कम्युनिस्ट पार्टी एक बदरंग और नपुंसक पार्टी है जो मजदूर वर्ग के लिए संघर्ष नहीं कर सकती। इसलिए नेल्सन मंडेला ने इस बात से पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद कि स्टालिनवादी नाकारा पार्टी के साथ एक ऐसा मोर्चा कायम किया जा सकता है जो मजदूर वर्ग को एएनसी के पीछे बांध दे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के पीछे बांध दे और दक्षिण अफ्रीका के पूंजीपति वर्ग की, उसके हितों की पैरोकारी करे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मोर्चा कायम कर लिया। 60 के दशक में यह मोर्चा कायम हुआ, जिस मोर्चे ने वहां दक्षिण अफ्रीका में नेशनल डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन का, राष्ट्रीय जनवादी क्रांति का नारा देना शुरू किया और वहां लियोन ट्रॉट्स्की की पार्टी ट्रॉट्स्कीवादियों के साथ उनकी तरफ से जो समाजवादी क्रांति का, सर्वहारा क्रांति का जो प्रस्ताव रखा जा रहा था, एएनसी के भीतर और बाहर प्रचार किया जा रहा था, उसका नेल्सन मंडेला ने डटकर विरोध किया। नेल्सन मंडेला विशेष रूप से ट्रॉट्स्कीवाद के खिलाफ थे और वे स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लगातार मोर्चा बनाए हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में ट्रॉट्स्कीवादियों के नेता इजाक टबाटा के साथ 1948 में मंडेला का साक्षात्कार हुआ था, उनकी भिड़ंत हुई थी, डिबेट हुई थी, जिसके बाद मंडेला ने अपने जीवनी लिखने वाले, अपने जीवनीकार एंथोनी सैमसन से कहा था कि मैं इजाक टबाटा की तर्क प्रणाली से खिन्न हुआ, उससे सहमत नहीं हो सका और मैं उसके साथ, उसके तर्कों के साथ मैं ज़्यादा देर टिकना नहीं चाहता था। मैं उसके साथ
तर्कों में उलझना नहीं चाहता था। जीवन भर नेल्सन मंडेला ने मार्क्सवाद का, समाजवादी क्रांति का विरोध किया, मजदूर संघर्षों का विरोध किया, और इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिस्ट पार्टी नेल्सन मंडेला के साथ जुड़ी रही, बाद में उनकी सरकार के साथ भी जुड़ी। कम्युनिस्ट पार्टी ने उसमें मंत्री पद हासिल किए, जबकि एएनसी लगातार समाजवाद, समाजवादी क्रांति और मार्क्सवाद का विरोध करती रही। फ्रीडम चार्टर जो एएनसी का प्रोग्राम था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो प्रोग्राम था, वो भी दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता रस्टी बर्नस्टीन ने लिखा था, और ये पूरा प्रोग्राम एएनसी का बूर्जुआ राष्ट्रवाद का कार्यक्रम था, मार्क्सवाद के ठीक उलट था। लेकिन साथ ही ये वहां कम्युनिस्ट पार्टी की जो नीति थी, उसका जो 2 चरण का मेंशेविक सिद्धांत था, उसके साथ पूरी तरह से मेल खाता था। बूर्जुआ राष्ट्रवादी एएनसी और दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही वहां एक राष्ट्रीय जनवादी क्रांति की बात कर रहे थे, जिसमें ये दोनों ही दक्षिण अफ्रीकी पूंजीपतियों और दक्षिण अफ्रीकी मजदूर वर्ग के बीच में एक मोर्चे का प्रस्ताव कर रहे थे। और इस क्रांति में, उनकी इस परिकल्पना में, उनकी इस कपोलकल्पित क्रांति में, जिसे वे क्रांति का नाम दे रहे थे, वास्तव में यह प्रतिक्रांति थी, उसमें वे सत्ता की लगाम, सत्ता और समाज की लगाम दक्षिण अफ्रीकी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते थे। वे पूंजीपतियों की हिस्सेदारी को वैध ठहरा रहे थे और उन्हें क्रांतिकारी बता रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय जनवादी क्रांति के नाम पर वे दक्षिण अफ्रीकी बुर्जुआजी के पीछे युवाओं और मजदूरों को बांध रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए मंडेला ने अपने एक लेख में लिखा था कि हमारा कार्यक्रम किसी भी तरह से एक समाजवादी राज्य का ब्लूप्रिंट नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूंजीपतियों को, और सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के पूंजीपतियों को नहीं बल्कि साम्राज्यवादी नेताओं को, दुनिया भर के साम्राज्यवादी अगुवाओं को आश्वस्त किया था कि एएनसी किसी तरह के ऐसे उद्देश्यों के लिए, समाजवादी उद्देश्यों के लिए संघर्ष नहीं कर रही है जिससे साम्राज्यवाद या विश्व पूंजीवाद को किसी तरह का नुकसान होने की संभावना हो। उन्होंने लिखा, उनसे पूछा पत्रकारों ने कि आपके कार्यक्रम में राष्ट्रीयकरण का जिक्र किया गया है, उसका क्या मतलब है? अगर आप कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम समाजवाद का ब्लूप्रिंट नहीं है तो उसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मोनोपोलीज को तोड़ना चाहते हैं, बड़ी मोनोपोलीज को तोड़ना चाहते हैं, और इस तरह काले लोगों के हाथ में हम अर्थव्यवस्था को देना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में हम काले लोगों की शिरकत चाहते हैं, हम समाजवाद नहीं चाहते। इसका स्पष्ट अर्थ था कि हमें सिर्फ काले पूंजीपतियों के हिस्से के लिए संघर्ष करना है। हमें दक्षिण अफ्रीका के प्राकृतिक और मानवीय स्रोतों में, उसकी संपदा में सिर्फ काले पूंजीपतियों के लिए हिस्सा चाहिए, उसमें काले लोगों का भी हिस्सा चाहिए।
हम उसका समाजीकरण नहीं चाहते, हम समाजवाद नहीं चाहते। इसे और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हम दक्षिण अफ्रीका में गैर यूरोपीय लोगों के लिए हिस्सेदारी चाहते हैं, गैर यूरोपीय लोगों का हम अर्थव्यवस्था में हिस्सा चाहते हैं, संपदा में हिस्सा चाहते हैं। यह उसी तरह का कार्यक्रम था जिस तरह का कार्यक्रम गांधी भारतीय पूंजीपतियों के लिए या अंबेडकर दलित पूंजीपतियों के लिए चाहता था। यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो तुलना है गांधी और अंबेडकर के साथ नेल्सन मंडेला की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम बहुत आसानी से मंडेला को समझ सकेंगे और मंडेला के जरिए हम पलटकर गांधी और अंबेडकर की राजनीति को भी समझ सकेंगे। तो ये तमाम नेता, जिसमें गांधी हैं, मंडेला हैं, अंबेडकर हैं, ये तमाम नेता समाजवाद नहीं चाहते थे, ये मजदूर वर्ग का शासन नहीं चाहते थे, ये धन का, संपदा का, राष्ट्रीय संपदा का समाजीकरण नहीं चाहते थे, बल्कि उसमें पूंजीपतियों के एक तबके की, जिसके लिए वे संघर्ष कर रहे थे, उसकी हिस्सेदारी चाहते थे। गांधी भारतीय पूंजीपतियों के लिए आमतौर से संघर्ष कर रहा था और अंबेडकर दलितों के एक हिस्से को इलीट में बदलकर उनके हाथ में संपदा देना चाहता था, दलित इलीट के लिए संघर्ष कर रहा था। तो जिस तरह से अंबेडकर दलित इलीट के लिए संघर्ष कर रहा था, गांधी भारतीय इलीट के लिए संघर्ष कर रहा था, उसी तरह से नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीकी इलीट के लिए संघर्ष कर रहा था। उनका उद्देश्य किसी भी तरह सामाजिक अन्याय का अंत करना, सामाजिक विषमता का अंत करना नहीं था, बल्कि उस सामाजिक विषमता को आगे बढ़ाना था, उस सामाजिक अन्याय को स्थायी बनाना था। बस वे ये चाहते थे कि उनका जो वर्ग है, जिस वर्ग के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं, उसे इस पूंजीवादी स्वर्ग में हिस्सा दिया जाए, उसे एंट्री दी जाए। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में 60 के दशक में अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक संबंध बनाया, जिसके बाद क्रांति और वर्ग संघर्ष का जो लफाजी थी, उसका पर्दा, उसका कवर भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मिल गया। और इस लफाजी के पीछे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बड़ी सरलता से और बड़ी चालाकी से अफ्रीका में काले पूंजीपतियों के हितों को, उनके वर्गीय हितों को, उनकी राजनीति को छिपाया और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस लुका छिपी में अपनी भूमिका अदा की और बड़ी मदद दी। 1964 में जब रिवोनिया की अदालत में नेल्सन मंडेला पर मुकदमा चला और उन्हें जेल की सजा हुई, तो उन्होंने अपने इस मुकदमे के दौरान अदालत में जो बयान दिया, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा जो फ्रीडम चार्टर है, हमारा जो कार्यक्रम है, एएनसी का जो कार्यक्रम है, वो अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की तमाम वर्गों के लिए समृद्धि के दरवाजे खोलता है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इसमें मध्य वर्ग भी शामिल है। अपने बयान में नेल्सन मंडेला ने कहा कि हमने इतिहास के किसी भी समय में दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक ढांचे में किसी क्रांतिकारी बदलाव की मांग नहीं की।
ना ही हमने कभी भी पूंजीवाद या पूंजीवादी समाज की कोई आलोचना की। हम समाजवाद नहीं चाहते, हम एक जनवादी समाज चाहते हैं। यह नेल्सन मंडेला का बयान था रिवोनिया ट्रायल में 1964 में। इसके बावजूद रंगभेदी निज़ाम ने उन्हें सजा दी, क्योंकि रंगभेदी निज़ाम दक्षिण अफ्रीकी पूंजीपतियों को भी नहीं चाहता था, उनके हाथ में भी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता नहीं देना चाहता था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने अपनी तरफ से दक्षिण अफ्रीकी पूंजीपतियों को, काले पूंजीपतियों को और साम्राज्यवादियों को खुश करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वे समाजवाद के विरोधी हैं, मार्क्सवाद के विरोधी हैं, कम्युनिज्म के विरोधी हैं। वे क्रांति नहीं चाहते, किसी भी तरह से क्रांति नहीं चाहते। वे सिर्फ ऐसे बदलाव चाहते हैं जिनसे दक्षिण अफ्रीकी पूंजीपतियों को दक्षिण अफ्रीका की संपदा में हिस्सा मिल सके। जब शार्पविले और सोवेटो में जबरदस्त विद्रोह शुरू हुए और 80 के दशक में विशेष रूप से ये विद्रोह बहुत तेज हो गए और रंगभेदी निजाम को इन विद्रोहों ने जड़ों तक हिला दिया, सशस्त्र विद्रोह में बदल गए। और ये दिखाई देने लगा कि रंगभेदी निजाम अब यहां बहुत देर नहीं टिक सकेगा। उस समय प्रिटोरिया निजाम ने नेल्सन मंडेला और उसकी पार्टी एएनसी के साथ बातचीत शुरू की और साथ ही मार्शल लॉ भी लगा दिया। 1985 में मार्शल लॉ लगाने के साथ साथ एएनसी के साथ बातचीत के दरवाजे खोले गए, ये समझते हुए कि एएनसी के साथ एक ऐसा समझौता किया जा सकता है जिससे इन विद्रोहों को पराजित कर दिया जाए, इन विद्रोहों को एक तरफ मार्शल लॉ से कुचल दिया जाए और दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला और एएनसी के साथ उसकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ समझौता किया जाए, जिससे पूंजीवाद को, साम्राज्यवाद को सुरक्षित रखा जा सके, उसकी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को बचाया जा सके, सत्ता की लगाम एएनसी के हाथ में देकर पूंजीवाद को सुरक्षित किया जा सके। तो इस उद्देश्य से एएनसी के साथ बातचीत शुरू हुई 80 के दशक के बीच में और इस बातचीत के साथ साथ मजदूर वर्ग की हड़तालों और सशस्त्र संघर्ष पर जबरदस्त दमन शुरू किया गया। काले युवाओं और मजदूरों के संघर्ष पर अभूतपूर्व दमन हुआ। दक्षिण अफ्रीका की जेलें पूरी तरह से भर गईं, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को ठूस कर भर दिया गया और साथ ही दबाव बनाया गया एएनसी पर, उसके नेताओं पर कि वो समझौते के लिए तैयार हों। दक्षिण अफ्रीका में एएनसी के नेता ऐसे समझौते के लिए पहले ही तैयार थे और वे ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें इस समझौते में दक्षिण अफ्रीकी पूंजीपतियों के लिए, काले पूंजीपतियों के लिए लेना चाहते थे। और इस सब के चलते दोनों के बीच में, इस मेल मिलाप के चलते, जनता के संघर्षों के साथ जबरदस्त ठगी की गई और 1990 के दशक में, 90 के दशक के शुरुआत होते होते ये मेल मिलाप और ये गठजोड़ अपना रंग दिखाने लगे।
नेल्सन मंडेला और उनके नेतृत्व में एएनसी ने घुटने लगाने शुरू किए। उन्होंने प्रिटोरिया निज़ाम की जो डिक्टेट्स हैं उनको मानना शुरू किया, साम्राज्यवादियों के आदेशों को मानना शुरू किया। और ये जो क्रांतिकारी स्थिति दक्षिण अफ्रीका में पैदा हो रही थी, इससे निकलने के लिए मंडेला और उसकी पार्टी एएनसी ने साम्राज्यवादियों को रास्ता देना शुरू किया। अंत में जेल के अंदर ही मंडेला के साथ बातचीत चलती रही और फरवरी 1990 में गुप्त शर्तों पर, ऐसी शर्तों पर जिन्हें दक्षिण अफ्रीका की जनता को नहीं बताया गया, वहाँ के मजदूर वर्ग को और युवाओं को नहीं बताया गया, उन शर्तों पर नेल्सन मंडेला ने अपनी रिहाई सुरक्षित कर ली। नेल्सन मंडेला को फरवरी 1990 में जेल से छोड़ दिया गया। नेल्सन मंडेला की पत्नी विनी मंडेला ने भी इस तथ्य पर रोशनी डाली थी कि ये शर्तें जिन पर नेल्सन मंडेला को छोड़ा गया और जिन शर्तों को नेल्सन मंडेला ने स्वीकार किया वे शर्मनाक थी। छूटने के बाद कुछ ही महीने के बाद अगस्त 1990 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में सशस्त्र संघर्ष को एक तरफा तौर पर खत्म करने की घोषणा कर दी। ये बहुत ही शर्मनाक था। इस सशस्त्र संघर्ष में वहाँ हजारों की तादाद में युवा मारे गए थे और इस संघर्ष को एक तरफा तौर पर खत्म करने का मतलब था कुल संघर्ष को खत्म कर देना। फरवरी में जेल से छूटने के बाद नेल्सन मंडेला ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मौज मस्ती की, पूंजीपतियों की मैंशंस पर जाकर उन्होंने गुलछर्रे उड़ाए, उन्होंने किसी भी तरह से इस बीच में संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया, संघर्ष से किनारा किया और अगस्त 1990 में उन्होंने इस संघर्ष को एक तरफा तौर पर वापस लेने की घोषणा कर दी। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में पार्लियामेंट्री सिस्टम का समर्थन किया और प्राइवेट एंटरप्राइज का, निजी उद्यमों का समर्थन किया। और उनकी शिकायत सिर्फ इस बात को लेकर थी कि काले एलीट को, काले पूंजीपतियों को पूरी स्वतंत्रता आर्थिक जीवन में सम्मिलित होने की, यानी आर्थिक लूट में, शोषण में हिस्सेदारी के लिए उन्हें पूरी स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जा रही। उन्होंने साम्राज्यवादी ताने बाने को दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक जीवन में बने रहने की पूरी छूट दी, जिसके बदले में आईएमएफ ने $850 मिलियन का, $850 मिलियन का कर्जा दक्षिण अफ्रीका के लिए सैंक्शन किया। और 1993 में जो संविधान बनाया गया दक्षिण अफ्रीका में, उसमें पूरी तरह से नेल्सन मंडेला ने साम्राज्यवादी ताकतों से आदेश लिए। वो पूरा संविधान साम्राज्यवादी ताकतों की, उनके निर्देश पर बनाया गया, उनके हाथ से बना, उनकी देखरेख में तैयार हुआ और उसे लागू करने में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने बड़ी भूमिका निभाई। इस संविधान ने तमाम तरह के साम्राज्यवादी बैंकों और साम्राज्यवादी पूंजी को पूरी तरह से सुरक्षा दे दी और उसे किसी भी तरह की आने वाले राजनीतिक बदलावों से
उन बदलावों के खिलाफ पूरी तरह से गारंटी दे दी, उसे सुरक्षित कर दिया। यानी आने वाले राजनीतिक बदलाव भी अब इस साम्राज्यवादी पूंजी का, उसके हितों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। ऐसी व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नेल्सन मंडेला ने साम्राज्यवादी दबाव के तहत कर दी। यही नहीं, 25 खरब डॉलर का जो कर्जा था दक्षिण अफ्रीका के ऊपर विश्व बैंक का और तरह तरह की साम्राज्यवादी संस्थाओं का, जिसके खिलाफ एएनसी लड़ रही थी, जिसे उसने अपने कार्यक्रम में रखा था कि हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, उस कर्जे को वापस चुकाने के लिए भी उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। यह शर्मनाक समर्पण था साम्राज्यवाद के सामने और यह भीषण घात था दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संग्राम के साथ, जिसका खलनायक नेल्सन मंडेला था और उसके नेतृत्व वाली पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी एक धड़े ने इसका विरोध किया, जिनमें मंडेला की पत्नी विनी मंडेला भी शामिल थी। इसके बावजूद, इस विरोध के बावजूद, नेल्सन मंडेला ने इस शर्मनाक संधि पर हस्ताक्षर किए और साम्राज्यवादी संस्थाओं के मातहत रहकर उनके निर्देश में वे एक के बाद दूसरी शर्मनाक संधियों पर हस्ताक्षर करते गए और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का संविधान भी उनके निर्देश पर बनाया। 62% से अधिक वोट 1994 के चुनाव में एएनसी को मिले थे, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने ये सब किया, सरकार बनाई और 1999 तक वे सत्ता में रहे, इस सरकार के मुखिया बने रहे। और इस दौरान, इन 5 सालों में नेल्सन मंडेला ने मेहनतकश जनता की तमाम आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया, उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मंडेला ने घोषणा की, सत्ता लेते ही उन्होंने घोषणा की कि हमें इस संस्कृति से पूरी तरह से पीछा छुड़ा लेना होगा, जिसमें लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार उनकी मन मर्जी के मुताबिक और तुरंत सब कुछ दे दे। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत ये चेतावनी दी कि लोग अब अपनी बेल्ट कस लें और विदेशी निवेश को दक्षिण अफ्रीका में आमंत्रित करने के लिए वे और भी कम दिहाड़ी पर, और भी कम वेजेस पर काम करने के लिए, और भी कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाएं। उन्नीस 1999 में मंडेला के ऊपर दुनिया के पूंजीपतियों को, विश्व पूंजी को इतना जबरदस्त विश्वास था कि 1999 में जब मंडेला ने सत्ता छोड़ी तो दक्षिण अफ्रीका के स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त गिरावट आई। जोहान्सबर्ग का जो स्टॉक एक्सचेंज था उसमें जबरदस्त गिरावट आई और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे, बड़े बड़े जो निवेशक थे, उन्होंने अपनी पूंजी वहां से हटा ली। लंदन, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया में एक तरह से जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में पूंजी के इवेपोरेट होने की, उसके पूरी तरह से भागने की स्थिति बन गई। बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश जो है वो दक्षिण अफ्रीका से निकल गया और बहुत सारी कंपनीज ने अपनी रीलिस्टिंग कराई जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर। बहुत सारी कंपनीज ने उस स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ दिया। तो दुनिया भर के पूंजीपतियों के लिए
इतना ज़्यादा विश्वास कमाते हुए नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की मेहनतकश जनता को लगातार चेतावनियां दी, उनके वेतन कम कर दिए, उन पर दमन किया और उनकी तमाम तरह की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर पूरी तरह से इन 5 सालों में पानी फेर दिया। पहले 5 सालों में ही दक्षिण अफ्रीका में ये दिखाई देने लग गया था कि ये जो नया निज़ाम बना है नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में, ये पूरी तरह से पूंजी परस्त निज़ाम है, ये पूरी तरह से पूंजीवादी निज़ाम है, एक ऐसा निज़ाम है जो पूरी तरह से मजदूरों और मेहनतकश जनता के खिलाफ है और जिसने दक्षिण अफ्रीका में मुक्ति संघर्ष के कार्यक्रम पर, उसके तमाम उम्मीदों पर उससे पीछे हट गया है और उन पर पानी फेर दिया है। अपने ही कार्यक्रम से पीछे हटते हुए बैंकों और खदानों के राष्ट्रीयकरण की जो प्रतिज्ञा की थी एएनसी ने अपने कार्यक्रम में, उससे भी पीछे हटते हुए नेल्सन मंडेला ने एक इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रीयकरण दरअसल हमारा एजेंडा है ही नहीं, हमारा एजेंडा है दक्षिण अफ्रीका का विकास और पुनर्निर्माण। और इसके ठीक 2 साल बाद उन्होंने इस विकास और पुनर्निर्माण से भी वो पीछे हट गए और उन्होंने स्पष्ट कहा अपने दूसरे इंटरव्यू में कि हमारा नया एजेंडा है विकास, रोजगार और पुनर्वितरण। ये जो कार्यक्रम था विकास, रोजगार और पुनर्वितरण का, ये बिल्कुल सीधे सीधे वर्ल्ड बैंक द्वारा थोपा गया कार्यक्रम था जिसे नेल्सन मंडेला ने सहज स्वीकार कर लिया था और अब वे दक्षिण अफ्रीका की मेहनतकश जनता पर वर्ल्ड बैंक के इस कार्यक्रम को थोप रहे थे। और नेल्सन मंडेला ने पूंजीपतियों के लिए ये जो सेवाएं दी, इसी के चलते हुए सेंटन की जो वहाँ कॉलोनी है जोहान्सबर्ग में, जिसमें ज़्यादातर गोरे लोग रहते हैं, तो सेंटन के पूंजीपतियों ने वहाँ अपने लोकल शॉपिंग सेंटर में, बाजार में नेल्सन मंडेला के जीवित रहते ही उनका बड़ा बुत लगाया था। नेल्सन मंडेला शासन सत्ता संभालने के बाद दक्षिण अफ्रीका के पूंजीपतियों में, गोरे और काले दोनों पूंजीपतियों में, दुनिया भर के पूंजीपतियों में और भी ज़्यादा लोकप्रिय होते चले गए और उनकी जो लोकप्रियता मेहनतकश जनता के बीच में थी वो उसी अनुपात में मिटती चली गई, उनका भंडाफोड़ होता चला गया। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में मेहनतकश जनता अपनी सबसे बुनियादी ज़रूरतों के लिए, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी जैसी ज़रूरतें थी, पेयजल जैसी ज़रूरतें थीं, उनके लिए भी तड़पती रही। मंडेला और उसकी सरकार ने उस सब के लिए कुछ नहीं किया। हाउसिंग जो एक बड़ा मुद्दा था दक्षिण अफ्रीका के अंदर मेहनतकश जनता के लिए, उसके लिए कुछ नहीं किया और मजदूरों की, मेहनतकशों की जो बस्तियां हैं वे मलिन बस्तियां बनी रहीं, वो एक तरह से दक्षिण अफ्रीका का कूड़ा घर बनी रहीं और दक्षिण अफ्रीकी जनता, मेहनतकश जनता उसी तरह की विपन्नता, उसी तरह की गरीबी, उसी तरह की बदहाली में जीवन जीती रही जिस तरह की बदहाली में वो 1993-94 से पहले जीवन जी रही थी। नेल्सन मंडेला और उसकी पार्टी की सरकार ने मेहनतकश जनता के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं किया। जेल से आजाद होते ही मंडेला की
ओबिचुअरी में हम आपको बता देते हैं कि गार्डियन अखबार में, इंग्लैंड के गार्डियन अखबार में, जिसने मंडेला को बड़े जनवादी नेता के तौर पर प्रचारित किया उनकी मृत्यु के बाद, उनकी ओबिचुअरी में वो भी ये लिखने के लिए बाध्य हुआ कि मंडेला अमीरी के बहुत शौकीन थे और अमीरी के साथ उनका बहुत गहरा जुड़ाव था। गार्डियन ने लिखा कि पैसा नेल्सन मंडेला को बहुत आकर्षित करता था। जेल से आजाद होने के बाद उन्होंने आयरिश खरबपति सर टोनी ओरिली के कैरिबियन आइलैंड पर मौज मस्ती की और रिली को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर ग्रुप था, जो सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप था, उसका टेक ओवर करने के लिए, उसका अधिग्रहण करने के लिए उन्होंने उसे हरी झंडी दे दी। और जनता में प्रचारित किया कि ये मीडिया में काले लोगों को अपर हैंड देने के लिए, उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया है। उन्होंने सोल काजनर नाम के एक खरबपति जो बड़े जुआ घर चलाते थे, उन्हें अपनी बेटी की शादी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी फंडिंग करने के लिए उन्हें हरी झंडी दी। इन 5 सालों में वे हवाई जहाज़ों में घूमते रहे और बड़े बड़े अमीर लोग दक्षिण अफ्रीका में और उससे बाहर उनकी मैंशंस में, उनके घरों में, उनकी कोठियों में वे मौज मस्ती करते रहे। ये सब बातें गार्डियन अखबार ने लिखी। जैसे ही एएनसी की सत्ता स्थापित हुई 1994 में, एएनसी ने सत्ता संभाली, बहुत तेजी से दक्षिण अफ्रीका में काले पूंजीपति, उनकी दौलत के अंबार लगने लगे। और जैसा मैंने कहा, इन काले पूंजीपतियों में खुद एएनसी के नेता शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका में एक तरह के क्रोनी कैपिटलिज्म का, क्रोनी पूंजीवाद का, भाई भतीजा वाद पर आधारित पूंजीवाद का आगाज हुआ और बड़ी बड़ी गल्फ और कंट्री एस्टेट्स, बड़ी बड़ी मैंशंस वहाँ काले पूंजीपतियों की अस्तित्व में आने लगी, गोरे पूंजीपतियों के साथ साथ। और जो डिस्पैरिटी थी वो जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगी। इस कदर बढ़ने लगी कि काले लोगों में ये जो वर्ग विभाजन था ये आसमान को छूने लगा। डेवोस के इकोनॉमिक फोरम में 2001 में हंगरी के बड़े बिजनेसमैन ने, हंगरी के बड़े खरबपति जॉर्ज सोरोस ने यह कहा कि अब दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के जकड़ में है, उसके हाथ में है। नेल्सन मंडेला की भूमिका इस जकड़बंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सत्ता में आते ही नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को विश्व पूंजीवाद के और भी ज्यादा मातहत करना, उसकी इस जकड़बंदी में कसना शुरू कर दिया था। और इस सब के लिए काले पूंजीपतियों को
विशेष रूप से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेताओं और उनसे जुड़े पूंजीपतियों को उन्होंने खुली छुट्टी दे दी थी। लूट, जुल्म और शोषण का एक नया साम्राज्य दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में उभर रहा था और पहले 5 साल में वो दृढ़ से दृढ़तर होता चला गया। नेल्सन मंडेला की ये सरकार एक तरफ तो जबरदस्त तरीके से एएनसी के दक्षिणपंथियों के प्रभाव में थी, उनके सहारे चल रही थी, और दूसरी तरफ वाम से इसे दक्षिण अफ्रीका की स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहारा दे रही थी। इन दो स्तंभों पर एएनसी की सरकार टिकी हुई थी और ये पूरी तरह से साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की पूरी तरह से दलाली कर रही थी। और इस बीच में जो सामाजिक विषमताएं हैं वो दक्षिण अफ्रीका में गहन से गहनतर होती चली गई, और इन विषमताओं के चलते ही आज दक्षिण अफ्रीका एक तरफ तो दुनिया के सबसे बड़े खरबपतियों की लिस्ट में है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ज़्यादा गरीबी, अशिक्षा, महामारी, कुपोषण, भूखमरी उसका केंद्र दक्षिण अफ्रीका बना हुआ है। तो इन तमाम सामाजिक विषमताओं के लिए, इन सामाजिक विषमताओं के पनपने के लिए नेल्सन मंडेला की एक बड़ी भूमिका है। इस सब के चलते आपको याद होगा कि 2012 में 16 अगस्त को लोनमिन की जो प्लेटिनम खदानें थीं, उनमें एएनसी की सरकार ने, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी भी उस सरकार में शामिल थी दक्षिण अफ्रीका की, उसने प्लेटिनम खदानों में गोलियां चलाई और जिसमें कई मजदूर जो है मारे गए, कई मजदूर घायल हुए। और इसी तरह से शार्पविले और सोवेटो में जो दमन श्वेत सरकार कर रही थी, प्रिटोरिया सरकार कर रही थी, जिस तरह का दमन उन्होंने किया था उसी तरह का दमन 80 के दशक में यह दमन हुआ था प्रिटोरिया सरकार के शासन के चलते। उसी तरह का दमन ये लोनमिन की माइंस में, लोनमिन की प्लेटिनम खदानों में एएनसी की सरकार ने किया, जिसमें वहां की कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, स्टालिनवादी पार्टी शामिल थी। और उसके बाद मारिकाना में इसी तरह का दमन हुआ। 2013 में मारिकाना की खदानों में इसी तरह का दमन हुआ, जिसमें एक ही साथ 24 मजदूरों को गोली से उड़ा दिया गया और सैकड़ों मजदूर पुलिस की गोली से घायल हुए। तो जिस तरह का दमन रंगभेदी निजाम कर रहा था, उससे भी भयंकर दमन नेल्सन मंडेला और उसकी पार्टी एएनसी के नेतृत्व में हुआ, उसकी सरकार के नेतृत्व में हुआ, और उस सरकार के नेतृत्व में हुआ जिसमें वहां की स्टालिनवादी पार्टी भी शामिल थी। 1935 में लियोन ट्रॉट्स्की ने दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुयायियों को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लियोन ट्रॉट्स्की ने कहा था कि एएनसी कभी भी उन मांगों को हासिल नहीं कर सकती जो उसने अपने कार्यक्रम में शामिल की हैं, उन मांगों को भी हासिल नहीं कर सकती जो उसने अपने कार्यक्रम में शामिल की हैं, क्योंकि एएनसी की जो नीति है वो पूरी तरह से समझौता परस्त है और एएनसी मजदूरों और मेहनतकशों की नहीं बल्कि राष्ट्रीय बुर्जुआजी की पार्टी है। एएनसी के उस निजाम ने जिसका नेतृत्व नेल्सन मंडेला और एएनसी कर रहे थे, लियोन ट्रॉट्स्की की इस भविष्यवाणी की
को पूरी तरह से उस पर मोहर लगाई, उसका अनुमोदन किया। लियोन ट्रॉट्स्की की ये समझ कि पिछड़े देशों में बूर्जुआजी किसी तरह की क्रांतिकारी भूमिका अदा नहीं करेगी, ये समझ जिसका अनुमोदन पूरी तरह से लेनिन भी अपने जीवन भर करते रहे, ये पूरी तरह से सही साबित हुई है। स्टालिनवादियों की ये मेंशेविक समझ कि पिछड़े देशों में बूर्जुआजी कोई प्रगतिशील भूमिका अदा कर सकती है, क्रांति की सहयोगी हो सकती है, ये पूरी तरह से गलत साबित हुई है। दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं, ये भारत में भी गलत साबित हुई है। भारत में भी राष्ट्रीय बूर्जुआजी ने पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी भूमिका अदा की है। उसके नेहरू, पटेल, गांधी और अंबेडकर जैसे नेताओं ने पूरी तरह से क्रांति की पीठ में छुरा भोंका है। और इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और उसकी पार्टी ने क्रांति के साथ घात किया है। और इस घात में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह, भारत के स्टालिनवादी पार्टी सीपीआई की तरह दक्षिण अफ्रीका की स्टालिनवादी पार्टी एसएसीपी भी शामिल रही है। वह भी घात में बराबर की हिस्सेदार रही है। आज नेल्सन मंडेला और उसकी पार्टी एएनसी के साथ जुड़ी हुई ट्रेड यूनियनों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में एक नफरत का माहौल है। वहाँ की मेहनतकश जनता, उसके तमाम सचेत हिस्से मंडेला, उसकी पार्टी एएनसी और उसके साथ जुड़े हुए ट्रेड यूनियन सेंटरों, कोसाटू जैसे ट्रेड यूनियन सेंटरों के साथ उनसे पूरी तरह से नफरत करती है, उनसे घृणा करती है। और ये तमाम पार्टियां और इनके ट्रेड यूनियन सेंटर वहाँ मेहनतकश जनता के लिए एक फंदा बन गए हैं। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की मेहनतकश जनता को, उसके मजदूरों को, शहरी और देहाती मेहनतकश वर्ग को साम्राज्यवाद के पीछे बांध दिया है, देशी और विदेशी पूंजीपतियों के मातहत कर दिया है, उनके हितों के पीछे बांध दिया है और मुक्ति संघर्ष के सपने को पूरी तरह से उन्होंने डुबो दिया है, उसका सर्वनाश कर दिया है। नेल्सन मंडेला पूरी तरह से अपने जीवन भर साम्राज्यवाद के पीछे बंधे रहे, उससे डिक्टेशन लेते रहे और साम्राज्यवादियों ने भी मंडेला को कोई नुकसान नहीं किया, उन्हें सुरक्षित रूप से जेल में रखा, तब तक जेल में रखा जब तक उनका समझौता नहीं हो गया। और जेल के इस जीवन में भी नेल्सन मंडेला ने कभी भी समाजवाद का पक्ष नहीं लिया, मजदूरों का पक्ष नहीं लिया, बल्कि वे हमेशा मजदूरों के स्वतंत्र आंदोलन का विरोध करते रहे। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर एक हड़ताल तोड़क के रूप में शुरू किया। पिछली सदी के चौथे दशक में एएनसी के उन्होंने ऐसे दस्ते बनाए, हथियारबंद दस्ते बनाए जो मजदूरों पर हमला करते थे, हड़तालों को तोड़ते थे। वहाँ से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और उनकी मृत्यु के समय दक्षिण अफ्रीका में उनकी पार्टी का शासन, उसका निज़ाम, उसकी सत्ता पूरी तरह से पूंजीपतियों की सत्ता थी, जिसने दक्षिण अफ्रीका में गोरे पूंजीवाद की जगह काले पूंजीवाद को जमाया, उसका अनुमोदन किया और उस काले पूंजीवाद के जरिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को विश्व साम्राज्यवाद के पीछे, उसके इंजन के पीछे एक डब्बा बनाकर जोड़ दिया, उसकी गाड़ी के पीछे उसे बांध दिया। और इस तरह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों, युवाओं और मेहनतकश जनता को, उसके संघर्ष को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उसे डुबो दिया, मुक्ति संघर्ष का सिर काट दिया
और जीवन भर आजन्म उन्होंने पूंजी के जर खरीद गुलाम की तरह से पूंजीवाद की दलाली की, साम्राज्यवाद की सेवा की और क्रांति के हितों से उन्होंने पूरी तरह से घात किया, उसका विरोध किया। ये नेल्सन मंडेला की भूमिका है और नेल्सन मंडेला को एक दर्पण समझकर, प्रतिक्रांति का दर्पण समझकर, हम इस दर्पण में भारत के नेताओं का भी अक्स देख सकते हैं। भारत के नेताओं का ही नहीं, गांधी, नेहरू और अंबेडकर का ही नहीं, बल्कि पिछले पूंजीवादी देशों में उन तमाम बूर्जुआ राष्ट्रवादी आंदोलनों और उनके नेताओं का भी अक्स देख सकते हैं, जिन्होंने एक के बाद एक अपने जनता से, मेहनतकश जनता से घात किया। और इनमें हाल ही में आजाद हुए इंडोनेशिया का नाम लिया जा सकता है, जिसमें उसकी नेता सूकी ने इसी तरह से साम्राज्यवाद से घात किया। हम अलग से उस पर कार्यक्रम करेंगे, सूकी और उसके ऐतिहासिक आचरण पर, उसके राजनीतिक आचरण पर, उसके इतिहास पर, उसके पास्ट पर, उसके भूतकाल पर हम अलग से कार्यक्रम करेंगे। तो ये तमाम नेता, पिछड़े देशों में राष्ट्रीय बूर्जुआ आंदोलनों के ये तमाम नेता, जिन्होंने लफ्फाजी का सहारा लिया और जिनके साथ स्टालिनवादियों ने अपनी मेंशेविक नीति के चलते संघात बनाए, सहबंध बनाए, उन्होंने लगातार समाजवादी क्रांति का विरोध किया, मजदूर वर्ग का विरोध किया और तमाम देशों में साम्राज्यवाद की दलाली करते हुए इन नेताओं का अंत हुआ। नेल्सन मंडेला का भी अंत बहुत ही शर्मनाक था। उन्होंने उन्हीं के जीवन काल में उनकी लफ्फाजी का पूरी तरह से भंडाफोड़ हो गया था। उनके जीवन काल में उनके झूठे कार्यक्रम से पूरी तरह से पर्दा उठ गया था। मेहनतकश जनता का मोहभंग हो गया था। मजदूर वर्ग के तमाम सचेत हिस्से उनके खिलाफ मुड़ गए थे और ट्रॉट्स्कीवादियों का यह विश्लेषण, लियो ट्रॉट्स्की का यह विश्लेषण, लेनिन की यह प्रतिपत्ति पूरी तरह से सही साबित हुई थी कि पिछड़े देशों में राष्ट्रीय बूर्जुआजी किसी तरह का प्रगतिशील या क्रांतिकारी भूमिका अदा नहीं करेगी, बल्कि वह क्रांति से घात करेगी और साम्राज्यवाद के सहयोगी के तौर पर अंततः नंगी होगी। तो नेल्सन मंडेला का पूरा जीवन, क्रांति विरोधी जीवन, उनका प्रतिगामी और प्रतिक्रांतिकारी जीवन अत्यंत शर्मनाक जीवन था, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग लानत भेजता है। वो लानत भेजता है नेल्सन मंडेला पर और नेल्सन मंडेला जैसे उन तमाम राष्ट्रीय बूर्जुआ आंदोलन के नेताओं पर, जिन्होंने मजदूर वर्ग से घात किया और खुद अपने मुक्ति संघर्षों से घात किया, अपने कार्यक्रमों से घात किया और साम्राज्यवाद की सेवा की।